अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन डिटेल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस मेरा काम अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि अगर आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो आपके जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हासिल हो। और इसी के साथ साथ ही आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड भी मिल जाएगा, तो उस टाइम कोड की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उस तक पहुँच सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या थी? चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 भी उसी से ही रिलेटेड है। तो हमने उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एप्लीकेशंस आप कह लें कि वो पढ़नी है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है नासिर सोल्ड फ्रूटर्स एट ₹120 पर डजन। अब यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने से यहाँ तक क्वेश्चन हमने पढ़ा तो इसमें क्या था कि नासिर जो है उसने क्या किया, फ्रूटर सेल किए किस रेट के हिसाब से, 120 रुपये पर डजन के हिसाब से। तो इसको जो है हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे cost of fruiters पर डजन। तो ये कितनी प्राइस है? ₹120। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्रूटर्स पर डजन, ठीक है। रेट भी लिख सकते हैं, प्राइस भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे। अच्छा, उसके बाद देखें एंड शकरी माल्टा एट ₹150 पर डजन। और शकरी माल्टा किस हिसाब से सेल किए? 150 रुपये फी दर्जन के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शकरी माल्टा कॉस्ट ऑफ शकरी माल्टा पर डजन। तो शकरी माल्टा की एक दर्जन की कितनी प्राइस है? ₹150। अच्छा जी, उसके बाद एंड अर्नड ₹1200। और उसने क्या किया, कमाए पैसे, यानी इन दोनों चीज़ों को सेल करने के बाद कितने पैसे कमाए? 1200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीज अर्निंग। तो उसकी जो अर्निंग है वो कितनी है इन दोनों चीज़ों को सेल करने के बाद? वो है जी 120 रुपये। अब आगे चलते हैं। आगे देखें राइट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। ठीक है, हमने क्या करना है, अब ये जो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है जो कि इस सिचुएशन को क्या करे, डिस्क्राइब करे। अब आप यहाँ पे नोट करें कि नासिर ने 120 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से सेल किए फ्रूटर्स और 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से सेल किए शकरी माल्टा। और उसके बाद उसने कितने पैसे कमाए, यानी उसकी अर्निंग कितनी होगी उसके बाद? 1200 रुपये। अब हमें ये तो पता है कि दोनों चीज़ों सेल करने के बाद उसने कितने पैसे कमाए? 1200 रुपये। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी दर्जन उसने फ्रूटर सेल किए, और ना ही हमें ये पता है कि कितनी दर्जन उसने शकरी माल्टा जो है वो सेल किए। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं लेट नंबर ऑफ डजन ऑफ फ्रूटर्स। ठीक है, हमें पता नहीं है कितने दर्जन सेल की, इसलिए लेट कर लिया, इसको क्या देते हैं एक्स। और इसी तरह नंबर ऑफ डजन ऑफ शकरी माल्टा, तो इसको भी लेट कर लेते हैं, ये हो गया y। अब देखें अगर उसने x दर्जन सेल किए हैं फ्रूटर्स के इस रेट के हिसाब से, और अगर उसने y जो है शकरी माल्टा सेल किए हैं इस रेट के हिसाब से, तो उसके बाद जो उसकी अर्निंग है वो कितनी होगी? 1200। तो अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ द इक्वेशन इज। अब इक्वेशन को लिखने के लिए ना पहले मैं इसकी डिटेल्ड फॉर्म लिखता हूँ। अगर वो डिटेल्ड फॉर्म आपने लिखनी होगी तो आप लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो उससे भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखें डिटेल फॉर्म में पहले आपको बता देता हूँ कि डिटेल फॉर्म क्या है। डिटेल फॉर्म में आपने लिखना है, ये देखें दो चीज़ें आपके पास, एक है फ्रूटर्स और दूसरा है शकरी माल्टा, और उसके बाद है अर्निंग, यानी इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनेगी इक्वेशन। अब इसमें देखें सबसे पहले आप लिखेंगे अगर मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि 120 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 1200। अब इस यहाँ पे 120 क्या है? ये बेसिकली है रेट कह लें रेट पर डजन, और किसका रेट है? ये फ्रूटर्स का। और मल्टीप्लाई इसको करेंगे एक्स, और एक्स यहाँ पे हमने क्या लेट किया हुआ है? नंबर ऑफ डजन ऑफ फ्रूटर। तो ये आप क्या लें? नंबर ऑफ डजन ऑफ फ्रूटर्स, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल फॉर्म बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट आप कोशिश कीजिएगा यही लिखेगा, फिर प्लस का साइन। अब 150 क्या है? ये है रेट पर डजन ऑफ शकरी माल्टा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय आगे क्या है? नंबर ऑफ डजन के कितनी दर्जन उसने सेल की, नंबर ऑफ डजन, और वो किसकी? नंबर ऑफ डजन ऑफ शकरी माल्टा, ठीक है। इज इक्वल टू किसके होगा? अर्निंग के, या प्रॉफिट के भी कह सकते हैं, अर्निंग बल्कि कहेंगे, प्रॉफिट नहीं यहाँ पर। तो अब देखें कि आप सबसे पहले अगर डिटेल फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे रेट पर डजन ऑफ फ्रूटर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डजन ऑफ फ्रूटर्स प्लस, ठीक है।
रेट पर डजन ऑफ शकरी माल्टा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डजन ऑफ शकरी माल्टा इज इक्वल टू हिज अर्निंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं। तो जब इक्वेशन लिखेंगे तो मैं यहाँ पे जब इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन कुछ यूँ होगी 120 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 1200। तो ये हो जाएगा 120x प्लस 150y इज इक्वल टू 1200। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो किस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई है। अच्छा, अब उसके बाद देखें ये इक्वेशन अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होती है। अब क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन कुछ आपने यूं करनी है कि आप 120, 150 और 1200 का क्या ले लें, एचसीएफ ले लें, यानी किसी कॉमन टेबल से हम इसको कॉमन कोई नंबर लेके इस पे कट करेंगे। तो 2 के टेबल पे करेंगे 60, यहाँ पे आ जाएगा 75 और इधर आ जाएगा 600। अब हम करते हैं 3 के टेबल पे, यानी आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिस पे तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। तो 3 पे करेंगे 20, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 200। अब 5 के टेबल पे तीनों नंबर होते हैं 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 40। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 30, कि हम 30 से क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे डिवाइड कर रहे हैं। अब 30 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख लें। तो 30 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, तो देन वी गेट 30 से डिवाइड करेंगे तो देखें 30 का ये 120 था और इसको 30 से डिवाइड करने के बाद ये देखें 5, 3 और 2 इन सबको मिलाएंगे तो आपस में कितना आंसर बनता है 30। तो कितना आंसर आएगा ये 4x। फिर 150 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू, इसको 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब ये जो है ना, ये जो मैंने अभी बनाया है ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसके बारे में वो कहा जा रहा था आपसे कि राइट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। अब ये सिचुएशन जो है, पहले तो हमने ये बनाया था ना कि ये आपकी मेन इक्वेशन थी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे कि इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है। आगे देखें, अभी मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था। अब देखें, इफ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शकरी माल्टा, अगर वो 4 दर्जन शकरी माल्टा की सेल करता है तो हमने बताना है हाउ मेनी डजन ऑफ फ्रूटर्स ही सोल्ड। तो बताएं कि उसने कितने फिर जो है फ्रूटर्स की दर्जन है वो सेल की। ठीक है, अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं इस पेज पे। ये पहले एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, आपने अब याद रखना इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारे पास जो बनी है अभी वो बनी थी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब देखें ये जो पार्ट अभी हम पढ़ रहे थे दोबारा से पढ़ते हैं। इफ़ ही सोल्ड 4 डजन ऑफ शकरी माल्टा, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं इफ़ नासिर सोल्ड 4 डजन ऑफ शकरी माल्टा, 4 डजन ऑफ शकरी माल्टा, कि अगर वो जो है शकरी माल्टा की जो है ना 4 दर्जन जो है वो, ये क्या लिख दिया, माल्टा लिखना था। ठीक है, शकरी माल्टा की 4 दर्जन जो है वो सेल करता है। तो देन इसका मतलब क्या है, अब खुद देखें कि यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स ऐड किए थे, एक x और दूसरा y। तो आप बताएं ये किसकी वैल्यू होगी। फिर शकरी माल्टा है यहाँ पे, तो ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी y की। यानी इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू 4 डजन, यानी y की जगह आप क्या लिखेंगे 4 डजन। y की जगह आप समझ लें कि 4 पुट करेंगे, डजन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, और हमने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। x का मतलब क्या फाइंड करना है कि उसने, नासिर ने कितनी दर्जन जो फ्रूटर्स हैं वो सेल किए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इधर लिखेंगे पुट, यहाँ पे लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ y है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 4। तो जब पुट करेंगे देन तो आप देखेंगे क्या आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा 4x, वैसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। तो 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 40। तो 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो आंसर आ गया 20। 4x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4, तो कितना आंसर आ गया 5। अब x इज इक्वल टू 5 का मतलब यहाँ पे है ही सोल्ड, या नाम भी उसका लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे सो नासिर सोल्ड 4 डजन ऑफ फ्रूटर्स। जो नासिर है उसने कितने दर्जन जो फ्रूटर्स हैं वो सेल किए, 4 दर्जन। ठीक है, तो नासिर सोल्ड 4, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा 5 आएगा, तो इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा जी 5। तो नासिर सोल्ड 5 डजन ऑफ फ्रूटर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसको ज़रा मैं पेज को मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये जो है डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 1450
यानी 1450x प्लस 2000 डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन अ होटल फॉर 1 डे। अब यहाँ पे देखें आपको एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000, ये इक्वेशन दी गई। पिछले क्वेश्चन में तो ये था ना कि हमने ये इक्वेशन जो है वो खुद बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है वो दी गई है यानी गिवन है। अब देखें इस इक्वेशन में हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि ये क्या है 1450, ये 2000 क्या है, और x और y का हम खुद जो है आइडिया लगाएंगे कि ये x और y क्या है। तो आगे जो है क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ और देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। वेयर 2000 इज द रेंट ऑफ रूम, यहाँ पे ये जो 2000 है ये क्या है, रेंट है, रेंट ऑफ रूम, रेंट ऑफ रूम, उस रूम का जहाँ पे उन लोगों ने स्टे किया हुआ है उस रूम का रेंट है। अच्छा आगे, फॉर मैक्सिमम 8 पीपल, यानी 8 लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लोगों के लिए। जिस तरह आपको पता है कि अक्सर होटल्स में रूम बने होते हैं तो उसमें जो है ना उसी हिसाब से उन्होंने मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ये कितने लोगों के लिए रूम अवेलेबल है, ये कितने लोगों के लिए, कुछ 1 सीटर भी होता है, 2 सीटर भी होता है, 3 सीटर भी, इस तरह की ना डिफरेंट कैपेसिटी होती है रूम्स की। अच्छा उसके बाद एंड ₹1450 इज़ दी फूड कॉस्ट। अब यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ है 1450, ये क्या है आपके पास, ये फूड कॉस्ट है, ठीक है, फूड कॉस्ट। और फूड कॉस्ट भी किसकी, 1 पर्सन, यानी पर पर्सन आप इसको कह लें, ये 1 एक के लिए, ये दो के लिए ये डबल हो जाएगा, 3 के लिए ट्रिपल हो जाएगा, 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन आपको समझ आएगी कि ये इक्वेशन गिवन थी। अब इस इक्वेशन में ये जो 2000 था ये क्या था, रेंट ऑफ रूम, ये जो 1450 था ये क्या थी, फूड कॉस्ट पर पर्सन। आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है फाइंड दी कॉस्ट पेड, कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है, टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर 1 डे। आपको कह रहे हैं कि हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, होटल को कितनी कॉस्ट हम पे करेंगे अगर 7 लोग एक दिन के लिए इस होटल में या इस रूम में क्या करें, स्टे करें। अब मसला यहाँ पे ये है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 2 चीज़ों का जिक्र है, ठीक है। अब एक उसमें से ये है कॉस्ट पेड और दूसरे नंबर पे ये है 7 पीपल। अब हमें इस इक्वेशन में मैंने आपको x और y का नहीं बताया था। अब इन दोनों में से यहाँ पे जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल कॉस्ट को, और जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल कह लें या नंबर ऑफ पर्सन कह लें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या हम इसको नंबर ऑफ पर्सन नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि इसको नंबर ऑफ पर्सन हम कैसे कह सकते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट का मतलब है कि जितने टोटल लोग हैं, मैं इसको टोटल पीपल करके लिख लेता हूँ, ठीक है। टोटल कॉस्ट का मतलब, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी कि जितने टोटल लोग हैं और एक पर्सन का कितना खर्चा आया वो, और प्लस उस रूम का आपने रेंट क्या दिया, यानी सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपके पास कॉस्ट आएगी। तो इसलिए कॉस्ट को एक साइड पे लिखना है और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वाई को, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पीपल कह रहे हैं या नंबर ऑफ पर्सन कह रहे हैं। तो हम इसको लेट करते हैं, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं अच्छा पहले तो लेट करते हैं जी वाई, लेट करते हैं जी टोटल जो कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट ये किस चीज़, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से। और जो नंबर ऑफ पर्सनस हैं, नंबर ऑफ पर्सनस कह लें या नंबर ऑफ पीपल्स कह लें, नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो हैं एक्स। तो इक्वेशन जो आपको गिवन थी वो गिवन है y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसका ना हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट में देखें क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को पहले मैं रीड करता हूँ। फाइंड दी कॉस्ट पेड, कॉस्ट पेड का मतलब है कि मैंने क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉस्ट पेड टू होटल इफ़ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे फॉर 1 डे, यानी आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो है कॉस्ट फाइंड करनी है अगर उस होटल में 7 लोग रहें। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉस्ट पेड फाइंड करनी है, इसका मतलब मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू आपको गिवन है। x यहाँ पे क्या है, 7, और x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1450 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2000। तो जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 10150 प्लस 2000, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 12150। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो y है ये बेसिकली क्या थी, कॉस्ट, तो इसके साथ आप जो है रुपीज़ लिखेंगे यानी यूनिट भी लिखेंगे। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा हम डिटेल में लिखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द कॉस्ट, ये पूछा गया ना कितनी कॉस्ट पे की गई है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा था ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द कॉस्ट पेड टू होटल, ठीक है, द कॉस्ट पेड टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल stay for
1 डे, फॉर 1 डे। तो वो टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ₹12150। एंड पे अपने आंसर को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है वो कर लिया इन डिटेल। अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आप देखें कि सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल का मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया है, एक्स से। तो इसका मतलब है कि सेकंड पार्ट में जो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे पढ़ते हैं इसको। कैन स्टे इन दी होटल फॉर ₹13,600 फॉर 1 डे। यानी आपको कहना है कि अगर आपके पास इतने पैसे हों, ठीक है, तो बताएं कि इतने पैसों के अकॉर्डिंग कितने लोग इस होटल में स्टे कर सकते हैं एक दिन के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y यहाँ पे जो है वो आपको गिवन है ₹13600। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू ₹13600 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 13600 इज इक्वल टू 1450, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x और प्लस 2000। अब ये देखिए मैंने किस तरह से वैल्यू पुट की। इस y की जगह मैंने लिखा है ये, फिर उसके बाद मैंने ये पार्ट लिखा वैसे ही, और फिर 2000 को भी वैसे लिख दिया। यानी कि राइट साइड वैसे लिखी है, सिर्फ हमने लेफ्ट साइड पे y की जगह जो वैल्यू है वो पुट। तो इस इक्वेशन में जब हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ताकि हम जो है इस x की जो है वो वैल्यू क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो 2000 है एडिशन का इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 13600 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1450x। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। माइनस करने से इसका आंसर आएगा 11600। तो बाकी रहेगा 1450 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये जो टर्म है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। 11600 डिवाइड बाय 1450 इज इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कट हो जाएगा। अब जब हम इस नंबर को 145 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपके पास आएगा 8, x इज इक्वल टू 8। अब अगर आप स्टार्ट में देखें जहां हमने लेट किया था तो वहां पे ये जो x है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन। तो इसका मतलब है कि अगर जो है इतने जो पैसे हैं आपके पास हों या इतनी कॉस्ट आपके पास हो तो कितने जो लोग हैं वो एक दिन के लिए उस होटल में स्टे कर सकते हैं, तो वो कितने हैं, 8। अब इसको जिस तरह ये वर्डिंग लिखी हुई है सेकेंड पार्ट की उसी तरह से मैं इसको लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 पीपल कैन स्टे, 8 पीपल कह लें या 8% कह लें। 8 पीपल कैन स्टे इन दी होटल ये सही नहीं लिखा जा रहा, इन दी होटल फॉर ₹13600। यानी अगर 13,600 रुपीज़ हों एक दिन के लिए तो उसमें उस होटल में कितने लोग स्टे कर सकते हैं, टोटल 8। तो इसी के साथ ही इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो भी हमने इन डिटेल कर लिया, ठीक है। अब इसका जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड करते हैं। इफ़ वन कंपनी प्रोवाइड्स ₹5500 पर वीक, यानी एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वो आपको एक वीक की कितनी अर्निंग देगी, 5500, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, अलोंग विद एक्स्ट्रा बोनस, और वहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा ₹700, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लें कि इस अर्निंग के साथ साथ आपको 700 रुपये और मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। आगे देखें, एंड दी अदर ऑफर, और कोई और कंपनी है, ठीक है, वो क्या ऑफर देती है आपको, ₹800 पर डे। तो आप यहाँ पे ये सपोज कर लें कि ये पहली कंपनी है और ये दूसरी कंपनी है। दूसरी कंपनी जो है वो आपको पर डे यानी एक दिन के हिसाब से कितने पैसे दे रही है, 800, और इसमें बोनस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि इसमें बोनस था। तो अब देखें कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, कन्वर्ट दी डाटा इनटू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी हमने कंपनी 1 का जो डाटा है ये और ये, इन दोनों को मिला के एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। और इसी तरह जो है वो कंपनी 2 का जो डाटा है उसी चीज़ को रिलेट करके हमने क्या बनाना है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और फिर जब हम ये काम कर लेंगे एंड टेल, फिर हमने ये भी बताना है विच इज़ बेटर डील फॉर 2 वीक्स। तो फिर हमने ये भी बताना है कि इनमें से दोनों कंपनियों में से अगर कोई बंदा इधर काम करता है 2 वीक के लिए तो कौन सी कंपनी की जो डील है उसके लिए बेटर रहेगी, कि क्या कंपनी 1 की डील बेटर रहेगी उसके लिए, क्या कंपनी 2 की डील बेटर रहेगी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली लिख के इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें जो कंपनी 1 है, कंपनी 1 जो है, ठीक है, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट कंपनी या कंपनी 1 लिख लेते हैं, बल्कि इसको मैं फर्स्ट कंपनी लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट कंपनी,
और दूसरे के लिए हम लिख लेते हैं फॉर सेकंड कंपनी। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ चले, फॉर सेकंड कंपनी। अब फर्स्ट जो कंपनी है ना, वो आपकी जो सैलरी है या आपको जो पैकेज दे रही है वो डेज के अकॉर्डिंग दे रही है, ठीक है। एक मिनट, इसको दोबारा लिख लें हम, फॉर सेकंड कंपनी। अच्छा जी, अब इसमें देखें जो फर्स्ट कंपनी है ना, उसमें ये पैसे बताए जा रहे हैं कितने पैसे आपको देगी, लेकिन किस हिसाब से देगी, पर वीक के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी जो कंपनी है वो आपको, और पहली कंपनी में ये एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिल रहा है, और कितना, 700। अच्छा यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, एक तो है अमाउंट, टोटल अमाउंट या टोटल अर्निंग, और दूसरा जो है इसमें ये टाइम भी गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे लेट करते हैं। अब जो फर्स्ट कंपनी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उसमें दो चीज़ें आपके पास, अमाउंट यानी अर्निंग, और उसके बाद वीक से रिलेटेड टाइम बताया गया। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं जो टोटल अमाउंट आपको फर्स्ट कंपनी से मिलेगी ना, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो वाई है, और इसमें नंबर ऑफ वीक्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स, इसको लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन, ठीक है। पहले उस इक्वेशन को मैं डिटेल में लिखता हूँ, फिर हम उसको डायरेक्ट लिखें। तो कंपनी वन के डाटा से रिलेटेड आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। ये किसके इक्वल होगी टोटल अमाउंट, ये इक्वल होगी कि ये इक्वल होगी आपके पास, ये आपके पास इक्वल होगी, आप कह लें अमाउंट, कह लें अमाउंट पर वीक, या एक वीक के हिसाब से आपको जो अमाउंट मिलेगी वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स, और उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला सा बना के दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला सा बना के दे दिया। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो तब भी आपकी मर्जी है। तो अब आप देखें टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है, यहाँ पे टोटल अमाउंट वो है वाई, अमाउंट पर वीक कितनी है, वो है 5500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वीक कितने। अब ये हमें नहीं पता कि कितने टोटल वीक वो काम करे या जो भी, ठीक है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो रही है एक्स, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है आपके पास, एक्स्ट्रा अमाउंट वो है 700, ठीक है। अच्छा अब देखें कि ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरह हम सेकंड कंपनी के लिए भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर सेकंड कंपनी। अब डाटा जो है ना, हमने फर्स्ट कंपनी से रिलेटेड जो डाटा था ना, उसकी इक्वेशन तो बना ली। अब सेकंड कंपनी से रिलेटेड जो डाटा वो उसकी बनाते हैं। अब ये देखें लिखा हुआ है एंड द अदर ऑफर्ड ₹800 पर डे। अब यहाँ पे डेज के हिसाब से तो लेट करेंगे कि नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे लेट करेंगे, वहाँ नंबर ऑफ वीक्स किए थे ना, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जो है वो लेट करेंगे। तो सपोज कर लें कि नंबर ऑफ डेज एक्स है, और यहाँ पे भी जो, बल्कि एक्स तो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, तो हम एक्स से थोड़ा डिफरेंट, मैं यू इसको सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगी सेकंड कंपनी से, उसको हम बोल देते हैं कि वो वी के इक्वल है, ठीक है। कोई दो वेरिएबल सेलेक्ट करने आप कोई से भी कर सकते हैं, वी के इक्वल। तो देन अब इसमें देखें कि इक्वेशन क्या बनेगी। इसमें अब इक्वेशन बनेगी टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट पर डे, कि एक दिन के हिसाब से आपको क्या अमाउंट मिल रही है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ नंबर ऑफ डेज के साथ। मैंने आपको डायरेक्ट जो है वो एक्सप्रेशन नहीं लिख के दिया, मैंने पहले वो आपको सिचुएशन बता दी कि इस तरह से कोई फॉर्मूला बनेगा, उसके बाद जो है हमने उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा है ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि वो सिचुएशन का जो फॉर्मूला है या आंसर वो कैसे बनेगा। अब देखिए टोटल अमाउंट इस केस में हमने क्या ली हुई है, वी। तो इधर आप लिख देंगे वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमाउंट पर डे कितनी है, ये जो गिवन थी 800, और मल्टीप्लाई करते किसके साथ, नंबर ऑफ डेज, वो हमने क्या लेट किए हुए हैं, यू। तो इधर आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाई यू। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, मुझे 2 वीक के लिए इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। तो 2 वीक्स के लिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट, अब ये देखें वीक्स को मैंने किससे डिनोट किया हुआ, एक्स से, तो मैं लिखूंगा पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 5500 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 700, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 11000 और प्लस 700, तो y इज इक्वल टू 11700। यानी कंपनी 1 जो है वो आपको कितने पैसे देगी 2 वीक काम करने के बाद, 11700, ठीक है। अब आते हैं जी कंपनी 2 की तरफ। तो इसका सोल्यूशन जो है ये दरमियान में फॉर्मूला आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर टू वीक्स। अब 2 वीक्स के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखें ये u जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था,
यहाँ पे जो कंपनी 2 में ये जो यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ डेज़ को। अब मुझे तो वीक्स के हिसाब से डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पे मैंने क्या करना है, पुट करना है इस यू की जगह पे 2 वीक्स। अब वीक्स तो नहीं है, तो हमें पता है 2 वीक में जो दिन है वो कितने होते हैं, 14 डेज। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे यू की जो वैल्यू है वो कितनी पुट करनी है, 14। तो हम यहाँ पे लिख देंगे और इसको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो v इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 14। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11,200। तो यहाँ से आपके पास v की जो वैल्यू यानी टोटल अमाउंट है वो आ गई 11,200। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड करें कि दोनों कंपनीज का 2 वीक के लिए आंसर आ चुका है, एक का ये आंसर है और दूसरे का ये। तो आप देखें कौन सी डील आपके ख्याल से बेटर होगी, तो वो डील बेटर होगी ये वाली डील, कंपनी 1 की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो कंपनी 1, या ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट कंपनी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो फर्स्ट कंपनी provides a better deal for 2 weeks। जो कंपनी 1 है वो एक अच्छी डील जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है 2 वीक के लिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ मैन अर्न्स ₹120 पर आवर, यानी एक आदमी जो है वो कहीं पे काम करता है और काम करने के इवज उसको 1 घंटे के कितने पैसे दिए जाते हैं, 120। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्निंग पर आवर कि 1 घंटे के हिसाब से जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कितने हैं, 120। आगे पढ़ते हैं, आगे देखें इसमें क्या बताया जा रहा है। ही हैज़ ₹500 इन एडिशन विद हिम, कि अब उसके पास जो है 500 रुपये और हैं, यानी इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे एडिशनल अमाउंट। अच्छा जी, आगे देखें कि क्वेश्चन में और क्या कहा जा रहा है। एडिशनल अमाउंट कितनी होगी, 500। अब देखें फर्स्ट पार्ट है इसका, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए हमने क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिख के दिखानी है यहाँ पे। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो है कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। आपको पता है इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो उसमें एक्स वाई या कोई और वेरिएबल इस तरह के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करें कि ये जो पार्ट है इसमें बताई जा रही है अर्निंग कह लें या टोटल अमाउंट कह लें। ठीक है, और ये है एडिशनल अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। अब आपको इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो गिवन है ये टाइम, और वो टाइम किस में गिवन है, आवर्स में। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें लेट करनी है, उनमें से एक होगा टाइम और दूसरा होगा अमाउंट। ठीक है, कि वो कितनी देर काम करेगा तो उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट सबसे पहले जी हम टोटल अमाउंट जो है ना उसको लेट करते हैं, ब्लैक से ही इसको भी लिखते हैं, लेट कर लेते हैं जी। लेट टोटल अमाउंट इसको हम लेट कर लेते हैं y, और नंबर ऑफ आवर्स को हम लेट कर लेते हैं x। तो देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अच्छा वो इक्वेशन अब किसके इक्वल होगी, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मैं आपको यहाँ पे भी पहले फॉर्मूला लिख के दूंगा अगर आप लिखना चाहें। तो वो इक्वेशन होगी गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल अमाउंट वो एक साइड पे, वो इक्वल होगी अमाउंट, या अर्निंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्निंग लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है, अर्निंग पर और। ठीक है, अर्निंग पर और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ आवर्स से, ठीक है, और प्लस इसमें आएगी एडिशनल अमाउंट। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, एडिशनल अमाउंट। अब जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो देखिए क्या आएगा। टोटल अमाउंट को हमने क्या लेट किया हुआ है, y, विच इज इक्वल टू अर्निंग पर आवर, वो कितनी है जी, ये 120, और नंबर ऑफ आवर्स को क्या लेट किया हुआ है, x, ये देखिए नंबर ऑफ आवर्स, और प्लस एडिशनल अमाउंट कितनी यहाँ पे 500। तो ये आपकी बन गई जी इक्वेशन, जो कि यहाँ तक इस पार्ट का हो गया आंसर जहाँ तक मैंने हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, आगे देखें, एंड टेल, और ये भी बताएं हाउ मच विल ही गेट, यानी वो कितने पैसे हासिल करेगा आफ्टर 12 आवर्स, यानी अगर वो बंदा 12 घंटे काम करता है तो हमने बताना है कि वो कितने पैसे जो है वो हासिल करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़रा मेंशन भी कर दूँ, ये बेसिकली जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना वो फाइंड कर रहे हैं, ये वाला अभी तक फर्स्ट का। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है y की वैल्यू, यानी उसने ये कहना है हाउ मच विल ही गेट, यानी वो कितने पैसे हासिल करेगा। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की, और x की वैल्यू आपको गिवन है 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स, यानी अगर वो 12 घंटे काम करे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट
x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है जी। अब आगे आप देखें y इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 150। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1440 यानी 1450 प्लस 150, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 191। अच्छा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर, अच्छा यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो मैंने अच्छे से देखा नहीं है। जो मैंने 150 लिखा है ना, यहाँ पे बेसिकली आना है 500, तो इसको पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, तो फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आएगा 500। तो जब यहाँ पे 500 लिखेंगे तो अब इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 1940, यानी y इज इक्वल टू रुपीज़। अब इसको ना हम लिख देते हैं उस स्टेटमेंट की फॉर्म में जिस तरह से आपसे पूछा गया। ये देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 12 hours he will get ₹1940, यानी 12 घंटे के बाद वो जो है इतनी अमाउंट हासिल करेगा या अर्निंग कर लेगा। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब देखेंगे इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। इक्वेशन आपके पास ये थी y इज इक्वल टू 120x प्लस 500। ठीक है, अब आप ना इसको इस तरह से लिख लें जैसे आपको याद होगा कि हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते होते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस फॉर्म में इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 0, 120x माइनस वाई और प्लस 500, तो ये हो जाएगा 120x माइनस वाई प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि यहाँ पे हेयर जो a है उसकी वैल्यू कितनी है 120, b जो है उसकी वैल्यू कितनी है -1, और c जो है वो क्या होगा 500। तो अगर मुझे इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा। आपको पता जब भी इक्वेशन जो कोई भी लाइन जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होती है तो इसका मतलब उसकी तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, और ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं कि जब भी आपको कोई लाइन इक्वेशन की फॉर्म में गिवन हो। अब इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास स्लोप का जो आंसर आएगा वो आएगा -120 डिवाइड बाय -1, m इज इक्वल टू 120। अब एक तो स्लोप आप यहाँ पे इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह मैंने फाइंड आउट किया, और एक है कि जिस तरह स्टार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी 120 y इज इक्वल टू 120x प्लस 500, तो यहाँ से आपको याद होगा हमने एक फॉर्म पढ़ी थी y इज इक्वल टू mx प्लस c जिसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करें या कंपेयर करें तो यहाँ से जो m की वैल्यू बनती है, m की वैल्यू यहाँ पे देखें, m जो है वो x के साथ ऐसे कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 120। तो आप इस तरह से भी इन दोनों को इक्वेट करके m का जो आंसर है वो क्या लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगेगा आपने उस मेथड से इसकी स्लोप जो है वो फाइंड कर लेनी। स्लोप तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमने बताना है कि ये जो स्लोप है वो इस सिचुएशन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आप स्टार्ट पे आ जाएँ जहाँ पे हमने डाटा लिखा था स्टार्ट पे, तो ये 120 जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये थी अर्निंग, और अर्निंग किस हिसाब से थी पर और। तो इसी चीज़ को हमने वहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर स्लोप इज इक्वल टू 120 रिप्रेजेंट्स द अर्निंग पर और, यानी एक घंटे की जो अर्निंग है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब करते हैं पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 को सबसे पहले हम रीड करेंगे अच्छे से और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में आप देखें ये कहा जा रहा है व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हेयर, कि इस क्वेश्चन में या इस सिचुएशन में, ये वाली जो सिचुएशन है इसमें वाई इंटरसेप्ट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखें, पहले तो मैं इक्वेशन जो है ना उसको एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ है पार्ट नंबर 3 के लिए, y इज इक्वल टू 120x प्लस 500। ठीक है, अब इसको हम 1 ही कह देते हैं दोबारा से। तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्म पढ़ी थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, और उसमें आपको याद होगा कि m जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को, और c किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं इनको कंपेयर करूँगा ये देखें y के इक्वल है, mx जो है वो किसके इक्वल है 120x के, लेकिन हमने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए इसलिए हम इसे नहीं यूज़ करेंगे।
उसके बाद देखिए मैं इसके बाद क्या लिख सकता हूँ कि C जो है वो किसके इक्वल है 500 के। इधर देखिए लास्ट पे क्या लिखा हुआ है C, और इसमें लास्ट पे कांस्टेंट, यानी इसमें कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है C और इसमें कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है 500। तो C फिर किसके इक्वल हो जाएगा 500 के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि C जो है वो किसके इक्वल हो गया 500 के। y इंटरसेप्ट तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ये भी बताना है कि ये जो y इंटरसेप्ट है ये किस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप स्टार्ट में देखें कि ये जो y इंटरसेप्ट था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एडिशनल अमाउंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एडिशनल अमाउंट को। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे वर्डिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे कि y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स द एडिशनल अमाउंट, कि y इंटरसेप्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशनल अमाउंट को। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन अब हमने कर लिया है सोल्व। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। जी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अली शिफ्टेड इन ए रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ द हाउस वाज शोइंग 44 यूनिट्स, कि उस घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है उस पर कितने यूनिट्स पहले से शो हो रहे थे, 44 यूनिट्स। तो इसको हम लिख लेते हैं ऑलरेडी यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी, कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है या यूनिट्स जो है वो पहले से यूज हो चुके हैं। ऑलरेडी यूज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कितने यूनिट्स हैं टोटल, 44 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट डे, यानी कि 1 सितंबर को जो उसने नोटिस किया कि उस जो मीटर पे यूनिट्स है वो कितने थे, 44 यूनिट्स। इफ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज 18 यूनिट्स पर डे। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर एक दिन में जो है 18 यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो अब इसको भी हम डाटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर डे। तो कितने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो वो होती है 18 यूनिट्स। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनको वन बाय वन हमने सोल्व करना है। इसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट ये है कि जिसमें पूछा जा रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन। अब ये जो सिचुएशन है इसको हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ये देखें कि आप समझ लें कि इलेक्ट्रिसिटी का एक मीटर है, ठीक है। अली जो है उस घर में शिफ्ट हुआ 1 सितंबर को। तो जब उसने नोटिस किया तो इतने यूनिट जो हैं वो पहले से जो है वो यूज़ हो चुके थे। और आपको इसमें एवरेज बताई गई है कि पर डे जो है वो 18 यूनिट्स जो हैं कंज्यूम होते हैं। तो अब हमने इस सारे डाटा को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के दिखाना है। अब इसमें देखें दो चीज़ें आपके पास इस डाटा में है, एक तो डेज हैं और दूसरा यूनिट्स हैं। तो हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो लेट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ से अब हम जो है ना पार्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ यूनिट्स विच इज इक्वल टू, इसको क्या देते हैं y, और फिर उसके बाद इसमें क्या आएगा नंबर ऑफ डेज, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ डेज सिंस सितंबर 1, यानी सितंबर की फर्स्ट डेट से जो नंबर ऑफ डेज हैं वो x, ठीक है। वैसे भी लिख सकते थे सिंपली नंबर ऑफ डेज x, तो लेकिन जिस तरह से इस क्वेश्चन में बताया गया मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब देखिए हमने इक्वेशन की फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे इस सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख के दिखाना है। तो वो देखते हैं कि क्या बनता है। अब देखें इसमें जो है वो एक तो यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें डेज हैं, और इसके अलावा भी आपको कुछ जो है डाटा इसमें बताया गया है वो है 44। और वो 44 क्या था, आप ये समझ लें कि प्रीवियस जो यूनिट्स है या एडिशनल जो यूनिट्स हैं जो कि पहले से यूज हो चुके थे। तो अब हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स पर डे, कि पर डे कितने यूनिट्स यूज होते हैं, यूनिट्स पर डे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ डेज के साथ, कि वो जो मीटर है वो कितने दिन चलेगा, और तो उसी के अकॉर्डिंग आपके यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। यूनिट्स पर डे, ठीक है, एक दिन में कितने यूनिट्स यूज होते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ, और प्लस प्रीवियस कितने यूनिट्स हैं, ठीक है, प्लस प्रीवियस यूनिट्स। इस तरह से हम जो है इस सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें जो है वो वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो पार्ट है या ये जो स्टेप है ये मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि थोड़ी सी डिटेल इसमें ऐड हो जाए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे कितनी है, y इज इक्वल टू यूनिट्स पर डे, एक दिन में कितने यूनिट्स यूज होते हैं, तो वो होते हैं 18, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, वो उसको हमने क्या लेट किया हुआ है x, प्लस प्रीवियस कितने यूनिट्स हैं वो है 44। तो ये आपके पास बन गई इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बन गई इक्वेशन। अब
हमने फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व कर लिया, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। पहले तो इसको पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 2 में ये कहा जा रहा है हाउ मेनी यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स का मतलब है कि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि y हमने बोला हुआ ना नंबर ऑफ यूनिट्स को, आर कंज्यूम्ड टिल 30 सितंबर। तो हमने बताना है कि अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये 30 सितंबर तक चलता है तो हमने बताना है कि तब तक इस पे कितने जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूम होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट क्या करना है वो पहले लिखेंगे और फिर गिवन क्या है वो लिखेंगे। तो फाइंड हमने इसमें करने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स या टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने y से, और 30 सितंबर तक। अब ये देखें कि उसने रेंट पे घर लिया था 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितने डेज बनते हैं टोटल, तो वो बनते हैं 30। तो x किसके इक्वल हो गया 30 के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 तो y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 44। तो y इज इक्वल टू, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 30 तो आंसर आएगा 540 प्लस 44। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 584। 584। अब इसको जो है हम जिस तरह से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख रहे। तो जब हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम लिखेंगे 584 यूनिट्स। 584 यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टिल 30 सितंबर। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 में ये कहा जा रहा है व्हाट विल बी द बिल, यानी हमने बिल फाइंड करना है कि कितना बिल आएगा आफ्टर 1 मंथ, एक मंथ के बाद, एट रुपीज 20 पर यूनिट, कि अगर एक यूनिट जो है वो आपको 20 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाए तो हमने बताना है कि एक मंथ के बाद टोटल कितना बिल आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने फाइंड करनी है आफ्टर बिल फाइंड करना है, बस सिंपल ये लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करना है यहाँ पे बिल। तो इधर लिख देंगे कि बिल फाइंड आउट करना है, यानी अमाउंट आप ये समझ लेके फाइंड आउट करनी है। और इसमें आपको क्या बताया गया है, ये बताया गया है एट रुपीज 20 पर यूनिट। तो ये आपको क्या बताया गया है रेट पर यूनिट। तो इसको हम लिखेंगे ये कितना है रेट ₹20। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला कि किस तरह से हम इस रेट पे बिल फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल आफ्टर 1 मंथ, कि एक मंथ के बाद कितना बिल आएगा। तो उसको जब हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो वो किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि कितने जो यूनिट्स हैं वो यूज होंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, और इस नंबर ऑफ यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट पर यूनिट से, कि एक यूनिट के अकॉर्डिंग आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे वो, और कितने यूनिट्स यूज हुए हैं वो। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि टोटल जो है वो कितने एक मंथ में यूनिट्स यूज हुए थे, वो थे 584। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह आ जाएगा 584 मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट कितना है 20। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 11680। यानी कि अगर आपको एक यूनिट 20 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो बिल है वो कितना आएगा 11,680 रुपए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिल। अब इसको जिस तरह से ये थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया था व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ एट ₹20 पर यूनिट, तो इसी तरह इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 1 मंथ, तो इसको लिखेंगे द बिल आफ्टर 1 मंथ एट द रेट ऑफ ₹20 पर यूनिट इज कितना है ₹11,680। अब रह गया इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। अब उसे सोल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 को जब हम रीड करेंगे तो उसमें बोला जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज। तो हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ डेज। और नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पे किसको कहा हुआ था, नंबर ऑफ डेज हमने सपोज किया हुआ था x को, तो यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। द मीटर शोज 404 यूनिट। अगर मीटर जो है वो 404 यूनिट जो है वो शो कर रहा है तो हमने बताना है कि कितने दिन बाद वो जो है ना वो मीटर इतने यूनिट्स जो है वो शो करेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स अब आपको यहाँ पे गिवन है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स लिखते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स वो कितने हैं जी 404। अब ये जो
वाई की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट किया हुआ था, ये देख ले। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 404 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें जब पुट करेंगे तो सबसे पहले y की जगह लिख देंगे 404, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 18x प्लस 44। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 404 माइनस 44 इज इक्वल टू 18x। तो 404 में से ये माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 360। 360 इज इक्वल टू 18x। अब 18 जो है इस साइड पे जाके इससे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 360 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू x। तो x जो है उसका आंसर आ जाएगा 20। अब यहाँ पे x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डेज को। तो हम इसको इसी तरह जिस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसी तरह इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 20 डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो भी कंप्लीट कर लिया। ये जो है इसको मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आलिया हायर्ड ए टैक्सी विद ए फिक्स्ड चार्ज ऑफ ₹1500। तो इसको हम डाटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो है फिक्स्ड चार्जेस, और वो कितने हैं, ₹1500। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन को, प्लस ₹450 पर 30 मिनट। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चार्जेस फॉर पर 30 मिनट्स, बल्कि हम इसको ऐसे लिखते हैं चार्जेस पर 30 मिनट्स। तो वो कितने चार्जेस हैं, ₹450। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द रिलेशन। इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करें एज ए लीनियर इक्वेशन के तौर पे। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन के तौर पे लिखना है ना, तो आपने नोट किया हमने पीछे भी जो क्वेश्चन किए हैं तो हर एक क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो 2 वेरिएबल यूज होते हैं, एक x और एक y। अब यहाँ पे देखें, ये चार्जेस जो आपको गिवन है या इससे रिलेटेड बात की, इस चार्जेस को आप कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अमाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट कह सकते हैं, टोटल अमाउंट कह सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको गिवन है ये टाइम, और टाइम यहाँ पे गिवन है मिनट्स में, लेकिन जब हम सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे ना तो वहाँ पे टाइम है आवर्स में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से हमने सेकंड या थर्ड पार्ट में इसको रिलेट करना है तो हम कोशिश करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उसको लेट भी करें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको लेट करनी होंगी। नंबर 1 टोटल कॉस्ट, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, y से। और नंबर 2 आपको यहाँ पे लेट करना होगा नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे h से। अब हम इन दोनों को यूज करते हुए क्या हम यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों जो सिचुएशन है या ये दोनों जो गिवन रिजल्ट थे इनको यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। अब वो देखें कैसे बनाएंगे। तो पहले ना मैं इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम इसको लिखेंगे। तो फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, ये देखें तो किस तरह से बनेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल जो कॉस्ट है वो लिखी इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट लिखी, फिर मैं लिखूंगा कॉस्ट पर आवर, यानी 1 घंटे के कितने चार्जेस होंगे वो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप नंबर ऑफ आवर्स के साथ, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उससे कितने घंटे लगेंगे, और जितने घंटे लगेंगे उसी हिसाब से पैसे भी देने पड़ेंगे। और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो x है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू थी ना ये थी फिक्स्ड चार्जेस, और फिक्स्ड चार्जेस को आप मैथ में किससे रिलेट करते हैं, जब नंबर्स की बात हो रही है तो कांस्टेंट से रिलेट करते हैं। फिक्स्ड का मतलब होता है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और x हमने उसके साथ लिखना है जो कि वेरी करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ आवर्स अगर कम होंगे तो टोटल कॉस्ट भी जो है वो कम आएगी, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स जो ज़्यादा होंगे तो तब क्या होगी, कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जो है फिक्स चार्ज को एंड पे लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है ना वो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट को हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है y, और कॉस्ट पर आर, अब इसको कैसे लिखेंगे, लेकिन हमें तो कॉस्ट पर 30 मिनट्स गिवन थी। अच्छा, अब मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पे हम लिखते हैं अमाउंट पर 30, तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट पर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के हिसाब से कितनी अमाउंट है, ₹450, लेकिन हमने तो आज के हिसाब से बतानी है। तो 1 घंटे के लिए कितनी अमाउंट होगी। अब आपको पता है 30 जो मिनट्स हैं, ठीक है, अगर इसमें 30 मिनट्स और ऐड हम कर दें तो कितने हो जाएंगे, टोटल 60 मिनट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट
अमाउंट फॉर 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। यहाँ पे आप 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं और 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 900। तो अब हमारे पास ये कॉस्ट पर आ गई 900, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं x, प्लस फिक्स्ड चार्जेस कितने थे यहाँ पे, ये वाले फिक्स चार्जेस 1500। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो कि हमने करना था पार्ट नंबर 1। अब उसके बाद देखें पार्ट नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। पार्ट नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ, तो सेकंड पार्ट में हमने बताना है व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ टैक्सी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स, के 5 घंटे के बाद कितना जो है उसे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सेकंड पार्ट, ये हमने यहाँ से किया था फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो हमने क्या फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या है y, यानी y की वैल्यू बतानी है, और 5 आवर्स, ठीक है, 5 घंटों के बाद। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी नंबर ऑफ आवर्स जो कि x है वो कितने हैं यहाँ पे 5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1500, ठीक है, इसमें इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट की। तो ये हो जाएगा जी 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 प्लस 1500, तो कितना आ जाएगा 16, ये आपके पास आ जाएगा 6000। तो y जो है वो आ गया ₹6000, यानी इसका मतलब ये है कि 5 घंटों के बाद उसे जो है कितना जो फेयर देना पड़ेगा वो 6000 देना पड़ेगा। तो अब इसको जो है ना हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं जिस तरह के यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर, so the cost of taxi fare after 5 hours is कितनी है जी ₹6000, ठीक है। अब हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं इस क्वेश्चन का। अब पार्ट नंबर 3 को सबसे पहले हम रीड करेंगे। पार्ट नंबर 3 में है व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन दिस केस, कि इस केस में जो स्लोप है वो क्या है। तो अब सबसे पहले ना यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 3 के लिए मैं इस इक्वेशन को ना दोबारा से लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500। अब स्लोप फाइंड करने के यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं, 2 मेथड से मैं स्लोप फाइंड करूंगा, मैं दोनों से आपको बता देता हूँ, फिर जो आपको इजी लगेगा आपने उससे इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें एक मेथड तो ये है कि y इज, ये जो लिखा हुआ है आपके पास, इसको आप बोल दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक और इक्वेशन लिख लेता हूँ, आपको याद होगा हमने ये पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने से आप देखें कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा हुआ है 900, और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है m, और m क्या होता है स्लोप होता है। तो यहाँ से देखें कि जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m का जो आंसर है वो कितना आएगा 900, ठीक है। अब जब हमने ये 900 आंसर फाइंड आउट कर लिया तो हमने ये भी बताना है कि यहाँ पे ये जो 900 आया है जो कि x का कोफिशिएंट, तो ये जो यहाँ पे 900 आया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, और स्लोप जो है इस क्वेश्चन में किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब आप देखें इस इक्वेशन में जो 900 है वो किसके साथ लिखा हुआ है x के साथ, यानी m की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन दिस केस स्लोप 900 यानी m इज इक्वल टू 900 रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दी चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन से चार्जेस, रिप्रेजेंट दी चार्जेस पर और। अब क्वेश्चन में तो आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो फिर हम यहाँ पे आर्ट्स क्यों लिख रहे हैं, आर इस वजह से लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो चार्जेस गिवन थे पर 30 मिनट्स के, लेकिन जब हमने इक्वेशन बनाई तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, आर्ट्स में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो हमने किया हुआ ये देखें 30 मिनट्स के लिए जो थे वो कितने चार्जेस थे 450, तो हमने 60 मिनट यानी एक आवर में जब कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 900, ठीक है। अब इसी को हम एक और मेथड से भी करते हैं, इसको हम एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। वो मेथड देखें कैसे, कि अगर इस y को इस साइड पे ले आए तो इधर बचेगा 0, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 900x माइनस y और प्लस 1500। अब इसी इक्वेशन की मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज करूंगा माइनस a डिवाइड बाय b। तो a यहाँ पे क्या है, a है x का कोफिशिएंट यानी 900, और y जो है y यहाँ पे क्या है, सॉरी y नहीं b यहाँ पे क्या है, b वो है -1, यानी b क्या है y का कोफिशिएंट, a क्या है x का कोफिशिएंट। तो स्लोप जो है इस केस में वो कितनी आएगी -900 डिवाइड बाय -1, तो कितना आंसर आएगा 900। तो आप इस तरीके से भी इसकी जो स्लोप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो ये मैंने क्वेश्चन का जो पेज है वो मिनिमाइज कर दिया था कि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने पहले 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन इन डिटेल सॉल्व किया है। अगर किसी भी जगह किसी भी पॉइंट में आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो और अगर आपको मेरी वीडियोस मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट करके बताया भी करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही। और अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें।